देखिए कल हमने ये डिस्कस किया था कि ब्लॉक को अगर हम एच हाइट से छोड़ते हैं तो वो एच हाइट अगर नीचे जाएगा, एच हाइट कवर करने के बाद ही रस्सी क्या होगा, टाइट होगा, इसके बाद रस्सी टाइट नहीं होगा। तो जस्ट टाइट होने के पहले का वेलोसिटी कितना था, and this is before the rope gets tight, and you are also this is just after the rope gets tight, right? Just you need to understand, right? किसी को अगर ऐसे झुला दोगे तो सडनली उसमें जर्क लगेगा ऊपर की तरफ जर्क लगेगा, मतलब ये जो टेंशन है वो क्या होगा, एक बार से एमजी तो हमेशा लगता है, पहले भी लग रहा था बाद में भी लग रहा है, पर एमजी इस ब्लॉक के एंगुलर मोमेंटम में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। मैं बता चुका फोर्स के केस में जो फिलॉसफी था इस केस में वही फिलॉसफी, ठीक है ना। तो जस्ट आफ्टर झटका लगने के बाद मैंने माना कि इसका वेलोसिटी वी डैश हो गया, वी डैश हो गया, मतलब जब ये चलना चालू करेगा तो ये पूरी भी गोल घूमना चालू करेगा, इज दैट क्लियर। और अगर ये ओमेगा है तो वी कैन राइट वी डैश इज नथिंग बट आर, इज दैट क्लियर। तो मैंने कहा था कि फोर्सेस क्या क्या है, यहाँ पर एक फोर्स होगा NX NY है ना, यहाँ पर एक mg है, यहाँ पर एक टेंशन है, रस्सी पूरा ऐसा है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको अगर हम एक्सिस्ट मानते टेक दिस एज माय एक्सिस्ट, इस एक्सिस्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर आपने बोला इस एक्सिस्ट के अबाउट, तो नेक्स्ट हमको क्या चेक करना चाहिए, क्या इस एक्सिस्ट के अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क है या नहीं, अगर नहीं है तभी जाके हम इस एक्सिस्ट के अबाउट मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो टॉर्क है या नहीं वो कैसे निकालेंगे, फोर्सेस देखना पड़ेगा, NX का टॉर्क 0, NY का टॉर्क 0, दोनों का लीवर आर्म 0 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टी लग रहा है, यहाँ पर भी टी लग रहा है, बिकॉज मैंने पुली एंड ब्लॉक दोनों को एक साथ अपने सिस्टम में कंसिडर किया। मतलब हमारा जो ये सिस्टम है इसमें क्या है, ब्लॉक भी है और पुली भी है, तो पुली पे नीचे टी लग रहा है, ब्लॉक पे ऊपर टी लग रहा है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट ऊपर वाला टी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसी एक्सिस के अबाउट टी दिख रहा है, ये वाला टी ये ऐसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्या हो गया दोनों का लीवर आर्म से टेंशन से, तो दोनों का टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सर ये टेंशन का टॉर्क 0, NX NY का टॉर्क 0, mg का टॉर्क तो 0 नहीं है, ऑब्वियसली mg का टॉर्क 0, एग्जैक्टली mg का टॉर्क 0 नहीं है, हमेशा याद रखना। फिर भी हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें, फिर भी इवन दो mg का टॉर्क एक एक्सटर्नल टॉर्क है, क्योंकि mg नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, उसका टॉर्क नॉन इम्पल्सिव होगा, उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा वो भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। बहुत टीचर लोग भी इसका जवाब, मैं पहले जब इंटरव्यूज लेता था ये सब पूछता था, इसका भी जवाब नहीं दे पाते हैं। बट कोई भी बंदा अगर अच्छे से सोचेगा ना कि डाउट तो आएगा, सर एमजी होने के बाद भी आप क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें, इज दैट द रीजन क्लियर। ओके, नाउ what I want to ask is what is the initial momentum of the system, what is the final momentum of the system। now initial momentum लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0 है ना, and the block just before the rope gets tight has a velocity of root over of t change, मतलब v जिस तरह है ना, v इधर होगा and इधर है ना, so this is the line of action, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, कितना हो गया 0, और ये जो v है इसका मतलब आपको पता है, दैट इज रूट ओवर 2g, सो दैट इज इनटू रूट ओवर ऑफ 2g, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल में देखो तुमको डिस्क का भी लिखना पड़ेगा और ब्लॉक का भी लिखना पड़ेगा। सिस्टम में कौन है, ब्लॉक एंड पुली, तो एंगुलर मोमेंटम में किसका लिखना पड़ेगा, ब्लॉक का भी लिखना पड़ेगा और पुली का भी। रोशनी इसी दुनिया में रहो, सपना देख लीजिए सपना। तो फॉर अबाउट द पुली, पुली स्टार्ट्स रोटेटिंग, राइट, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, करेक्ट। और एक रिजिड बॉडी का, प्योरली रोटेटिंग रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, दैट इज I, इट ओमेगा, इज दैट क्लियर। दैट इज I इट ओमेगा लिखे हमने प्लस, मैंने प्लस क्यों लिखा कल समझाया था क्या, ये इसके बाद क्लॉकवाइज है और mv जो है जस्ट ट्राई टू फील इट, mv जो है इस एक्सिस का मतलब क्लॉकवाइज है, उधर ब्लॉक का भी जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसका भी सेंस कैसा आएगा, क्लॉकवाइज का। तो डिस्क का अगर हमने प्लस लिख दिया, इसका भी हम एम वी डैश क्या लिख देंगे,
जब तुम नोट बनाओगे साइड में लिख के रखना नेग्लेक्टिंग mg का टॉर्क बिकॉज वो नॉन इम्पल्सिव, ठीक है ना। बस हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें क्या मिलेगा, m into root over of 2g into r है ना, that is equal to I into omega and v dash is what, ये पर दिस कुछ बोला गया था क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया था इसका, ठीक है। अगर इसको हम सिलेंडर मानते हैं, अगर से दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, तो इस एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर आई की जगह हम लोग कर देंगे दैट इज नॉट स्क्वायर बाय 2। अच्छा, हमको चाहिए क्या था, निकालना है, ठीक। तो हमको पता है कि v डैश को हम ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं, v डैश इज व्हाट r ओमेगा, सो ये ओमेगा लिख दिया प्लस m, v डैश मिलेगा r ओमेगा इनटू r, ये हो जाएगा तुम्हारा m रूट ओवर ऑफ 2gh इनटू r। सो बस यहाँ से आ जाएगा, है ना, आएगा ना, ये r स्क्वायर एक r चला जाएगा, यहाँ से अगर बोलेगा तो यहाँ पर बचेगा m रूट ओवर ऑफ 2g डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा mr बाय 2 प्लस हो गया हमें क्या पता है, विकास पता है, लिखा जाएगा, सीधा क्लियर। अच्छा, इसको लिखने के लिए ठीक है। सो अभी जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे वो हो गया तीसरा सेक्शन, द थर्ड टाइप ऑफ मोशन। बिकॉज जब हमने रिजिड बॉडी को लेकर डिस्कस किया था, रिजिड बॉडी का तीन टाइप्स ऑफ मोशन, प्योर ट्रांसलेशन जो तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, हम काइनेमेटिक्स से पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा है। उसके बाद क्या था, प्योर रोटेशन, वो इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी क्या है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। और मैंने एक एग्जांपल तुमको दिया है, इसमें कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन को इमेजिन करना है, जो चलते हुए गाड़ी के चक्के को इमेजिन करना है, तो गोल भी घूमता आगे भी घूमता, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रिजिड बॉडी लिया, बहुत बहुत सिंपल है, एक रिजिड बॉडी ले लिया, ये उसका एक्सिस है। तो रिजिड बॉडी जो इस एक्सिस के बाद गोल घूम रहा है, लेट अस से विद एन एंगुलर वेलोसिटी घूमेगा, और उसका एक्सिस जो है वो v वेलोसिटी से क्या करे, आगे क्या करे, राइट। एक्सिस मतलब यहाँ पर जो है इस एक्सिस को हम सेंटर ऑफ मास मानेंगे, समझ में आया। मतलब कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेट करता है, रोटेट करके ट्रांसलेट करके आगे जाता है, इन दैट केस फ्रीली रोटेटिंग रिजिड बॉडी अगर है, फ्रीली रोटेटिंग रिजिड बॉडी, तो उसका रोटेशन हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मानेंगे, and the center of mass is moving forward with the velocity of v0, ठीक है। तो अभी अगर इस गोल घूमता हुआ एंड आगे बढ़ता हुआ रिजिड बॉडी को अगर हमको एनालाइज करना है, तो उसको एनालाइज कैसे करेंगे, इसको विजुलाइज कैसे करके, इसको मतलब मैनिपुलेट कैसे करेंगे, वो तुमको टेक्निक बता रहा है। कभी भी तुमको कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन को इमेजिन करना है, तो तुम दोनों को एक साथ कभी भी इमेजिन नहीं करोगे। कैसे इमेजिन करोगे, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, you combine them, you get the actual situation, right? तो हमने इस मोशन को दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला मोशन क्या है, पूरा रिजिड बॉडी v0 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, you agree with this? अगर मैंने बोला v0 है and the body is translating, ट्रांसलेशन का बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या दिया था, every point on the rigid body will have the same velocity। यहाँ पर ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, v0, इस वाले पॉइंट का भी क्या होगा, v0, इस वाले पॉइंट का भी क्या होगा, v0, इस वाले पॉइंट का भी v0, इस वाले पॉइंट का भी v0। समझ में आ रहा है क्या क्या, दिस इज द बेसिक आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक। अच्छा, रोटेशन का क्या फंडा है, अगर कोई भी बॉडी प्योरली रोटेट करता है, एक्सिस देखो, उस एक्सिस में जो पॉइंट लाई करता है वो रोटेट नहीं करता, लेकिन एक्सिस के चारों तरफ सारे पॉइंट्स सर्कल में घूमते। यहाँ पर एवरीथिंग इज मूविंग इन अ सर्कल, राइट। अगर तुम इस पार्टिकल का वेलोसिटी पूछो तो मैं क्या करूंगा, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, है ना, इस सेंटर के अबाउट इस पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा होगा जिसका वेलोसिटी कुछ इस तरह, this will behave like the radius of the circle, and the velocity in this case will be tangential to the path of this particular point। ये वाला पॉइंट है, प्रॉब्लम हो रहा है क्या रिजिड बॉडी में, हमने एक ऐसा सिंगल पॉइंट चूज कर लिया, अब मुझे ये पता है कि पूरा रिजिड बॉडी अगर रोटेट करता है तो ये पॉइंट भी इसी एक्सिस के बहुत सर्कल में गोल घूमता है ना, तो ये
इस सेंटर से ये लाइन जो हमने बनाया इस पॉइंट तक, दिस विल बिहेव लाइक द रेडियस ऑफ द सर्कल and velocity is always tangential. Velocity will always be perpendicular to the radius of the circle because it is along the tangent. Tangent and radius are always perpendicular. यहाँ का 90 डिग्री होगा और इस जगह का velocity होगा आगे होगा. ठीक. अभी मैं तुमको ये बता दूँ कि सिचुएशन का यूज कैसे करते हैं. जैसे कि उस केस में देखो, अगर से हमारे पास एक रोटेटिंग डिस्क है या रिंग मान लो, डिस्क मान लो, ठीक है ना, और उसके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितना है v0. अगर मैं कहता हूँ द डिस्क इज ट्रांसलेटिंग विद वेलोसिटी ऑफ v0, तुम्हारे दिमाग में फटाक से क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आगे कितने स्पीड से भाग रहा है, v0 की स्पीड से भाग, एंड एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट, तो तुम्हारे दिमाग में कैसा पिक्चर आएगा, उसी सेंटर ऑफ मास के बाद ये रिजिड बॉडी जो है वो ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट है. ठीक है. अभी तुमको पूछा गया कि भाई साहब तुम ये बताओ कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ओ का वेलोसिटी कितना हो, ये पूछा गया. क्या पूछा गया है, ए बी सी डी ओ, इन सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी क्या हो. एग्जैक्टली. नाउ तुम ये सोचो कि सर ने वेलोसिटी पूछा है और ट्रांसलेशन के लिए उस पॉइंट के पास एक वेलोसिटी आएगा, दिखाया तुमको मैंने, एवरी पॉइंट के वेलोसिटी बिना, एंड रोटेशन के कारण भी एक वेलोसिटी आएगा. तो सर ने अगर एक पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है तो डेफिनेटली हमको दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी बताना पड़ेगा. मतलब दो जो कंट्रीब्यूशन आएगा, एक तो ट्रांसलेशन का कंट्रीब्यूशन होगा, दूसरा किसका कंट्रीब्यूशन होगा, रोटेशन का कंट्रीब्यूशन होगा. सीधा. ठीक. ट्रांसलेशन का कंट्रीब्यूशन हो गए, रोटेशन का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का वेक्टर एडिशन. राइट. तो कैसे करोगे, कभी भी एक साथ नहीं करना. तुम्हारे मैंने डायग्राम तो ये बनाया, 3 डायग्राम बनाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो चलेगा वो बना के रखना. एग्जाम में तो डायरेक्ट यही डायग्राम बना. तुम ऐसा सोचो कि ओके, अगर बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करता है तो ए पॉइंट के पास इधर v0 आता, डी पॉइंट के पास इधर v0 होता, बी पॉइंट के पास इधर v0 होता और सी पॉइंट के पास इधर v0 होता, और ये जो सेंटर है इसके पास भी v0 इस तरफ होता. अगर ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करता तो ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है. फर्स्ट टाइम इसमें ड्रॉ करके देखा. करेक्ट. फिर तुम सोचोगे अगर ये बॉडी सिर्फ रोटेट करती, क्या बोला मैंने, सिर्फ रोटेट करता, तो डी पॉइंट अगर ये सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी इस तरफ होता है, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी और ओमेगा नॉट. और ये जो सी जिसको मैंने यहाँ पर ओ लिख के रखा है, ओ पॉइंट पे कोई रोटेशनल वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज लाइन ऑन द एक्सिस, उसके अबाउट पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है. तो रोटेशन के कारण इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं आएगा. मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा कि भाई ये बताओ ए बी सी डी पॉइंट्स का वेलोसिटी क्या है. दैट विल बी, अगर ये एक पॉइंट है तो तुमको v0 और r ओमेगा नॉट वेक्टर को वेक्टर के लिए ऐड करना पड़ेगा. स्केलर एडिशन नहीं है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. You need to treat them as vectors, right? That's because both of them are pointing along the same direction. इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, राइट? अभी तुम पूछा कि भाई बी पॉइंट का बताओ, तुम क्या बोलोगे, सर बी पॉइंट का आगे v0 होगा, है ना? सर क्या होगा, तो बी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा हमको ये दिखाई देगा, हमको ना v0 दिखाई देगा, मतलब दिखाई तो नहीं देगा, बट मैं रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ. इस पॉइंट का वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, रूट हमारा समझ पा रहा है क्या क्या है. ठीक है ना. सी पॉइंट का देखो, सी पॉइंट के पास ट्रांसलेशन के लिए कितना आएगा, बिना, और रोटेशन के लिए कितना आएगा, आर. सो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, v0 माइनस आर ओमेगा नॉट. क्या डिपेंड करेगा कौन बड़ा है, अगर आर ओमेगा नॉट बड़ा है तो आर ओमेगा नॉट माइनस. ठीक है. दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग नाउ. मैं सिर्फ तुमको वेलोसिटी बता रहा हूं. ठीक है. और इस पॉइंट तक क्या होगा, इधर एक v0 होगा, इधर एक आर ओमेगा नॉट होगा, और ये जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा. वैल्यू जितना ही आएगा v0 स्क्वायर प्लस आर ओमेगा नॉट. इस पूरे डिस्कशन करते ही क्या तुमने क्या सीखा है कि whenever you deal with combined translational and rotational motion, क्योंकि एक साथ दोनों चीजों को देखना नहीं, तो अपने दिमाग में 1 by 1 कहानी चलाओ. ट्रांसलेशन होगा तो इन पॉइंट्स का ऐसा वेलोसिटी,
रोटेशन होगा तो इन पॉइंट्स का ऐसा बना सकते, तो रिजल्टेंट क्या होगा, सबको बैक्टीरियली ऐड कर। एग्जैक्टली, समझ में आया? सो ये तो हमने सिर्फ वेलोसिटीज का कहानी बताया। एक्सीलरेशन के साथ भी ऐसा ही होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर वी नॉट दिया है, वेलोसिटी नहीं देखी, मैं यहाँ पर ए नॉट लिख सकता, the center of mass is translating forward with an acceleration over a naught and rotating with an angular acceleration over r। तभी तुम सेम लॉजिक यूज करो, ए बी सी डी सबके पास a naught आगे की तरफ हो, and if the body is rotating with an angular acceleration of alpha, it is purely rotating। प्योर रोटेशन के लिए हमको पता है कि हर एक पॉइंट जो सर्कल में घूमेगा, and if every point moves in a circle, it will have two accelerations, एक tangential, एक radial acceleration। We'll talk about this next, फिलहाल तो पॉज और इसको तो ये जो है, जैसे हमने वेलोसिटी को लेकर डिस्कस किया था, ये हमने एक्सीलरेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। न्यून होता है कैसे डील करेंगे, सबसे पहले सिर्फ एक्सीलरेशन को लेकर इमेजिन, राइट? ऊपर में कितना आएगा, मतलब एक्सीलरेशन मतलब ट्रांसलेशन और एक्सीलरेशन को लेकर इमेजिन करो। ऊपर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इनफैक्ट हर जगह आएगा। मैंने सिर्फ यही कुछ पॉइंट्स चूज किए। रोटेशन के अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आएगा, आर अल्फा, तो इस तरफ ही आर अल्फा इस द्वारा इधर ही आएगा, सो ए नॉट प्लस आर अल्फा, इसका आर अल्फा इधर आएगा, है ना, इसका आर अल्फा इधर आएगा, इसका आर अल्फा इधर आएगा, और सेंटर के पास तो कोई रोटेशन का इफेक्ट गिरता नहीं है, तो उसके पास सिर्फ ए नॉट ही बचेगा। बात समझ में आया? इसका पिक्चर डन, क्या मैंने सारा एक्सीलरेशन देख लिया? नहीं, और एक एक्सीलरेशन बाकी, रोटेशन के कारण दो एक्सीलरेशन आते हैं। क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दूसरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, राइट? सो अगर मैं ये मानता हूँ कि इस दिस इंस्टेंट देखो अल्फा है, तो अल्फा का मतलब क्या है कि ओमेगा बदलता जा रहा है, ओमेगा विल कीप ऑन चेंजिंग, राइट? लेट अस से एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट अस से द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, नेक्स्ट मोमेंट में ओमेगा बदल रहा है, ठीक है ना? बट अभी अगर ओमेगा है तो सेंटर की तरफ कितना होगा, इस पॉइंट पे भी सेंटर की तरफ कितना होगा, आर ओमेगा, इस पॉइंट पे सेंटर की तरफ क्या होगा, आर ओमेगा, इस पॉइंट पे सेंटर की तरफ क्या होगा, आर ओमेगा। इज दैट क्लियर? अभी आगे तुमको कोई पूछता है कि भाई ये बताओ कि पॉइंट ए का कितना एक्सीलरेशन है, तुमको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, रिजल्ट निकालना। So that is how we deal with such kind of situations, right? And the second important thing that you need to remember is that center of mass का तुमको जो भी velocity दिख रहा है या जो भी acceleration दिख रहा है, वो सिर्फ ट्रांसलेशन के कारण ही आएगा। सेंटर ऑफ मास के पास तुमको जो वेलोसिटी दिखेगा और जो एक्सीलरेशन दिखेगा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, बिकॉज रोटेशन का इफेक्ट उस पर नहीं गिरता। समझ में आया ना? अरे तुमको हमेशा डायग्राम ऐसे दिया हुआ नहीं रहेगा, समझ में आया? क्योंकि तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या है। तुम ए बी सी डी पॉइंट्स को देख के निकाल नहीं पाओगे, बिकॉज ए बी सी डी पॉइंट्स में जो भी तुमको वेलोसिटी दिख रहा होगा उसमें ट्रांसलेशन का भी कंट्रीब्यूशन होगा, रोटेशन का भी कंट्रीब्यूशन होगा। अगर तुमको सिर्फ ये जानना है कि बॉडी का ट्रांसलेट करने वाला कितना वेलोसिटी है, तो तुम किसको जाके पूछोगे, सेंटर ऑफ मास जाके, सेंटर ऑफ मास के पास जाके देखोगे कि सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एंड सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए आया है, और सेंटर ऑफ मास के पास जो एक्सीलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए आया है। इस चीज को हमेशा याद रखना, एग्जैक्टली लिख के रखना अपने नोट में, मैंने जो कहा है पॉज कर, ठीक है? बहुत पकड़ दे रहा है। तो ये जो है ये रोटेटिंग व्हील विच इज मूविंग फॉरवर्ड, गाड़ी का चक्कर, ठीक है? एंड द कार ट्रैवल्स, मैंने एक वीडियो बनाया तो कार का चक्कर ऐसा जाता हो, राइट? सो ये अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम का चक्के का पिक्चर है, डू यू एग्री विद दिस? और ये चक्का जो है वो रास्ते के ऊपर चल रहा है, ग्राउंड है, एंड मैंने ये लिख रखा है द ग्राउंड इज सफिशिएंटली रफ। बहुत सारे क्वेश्चंस में तुमको ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मिलेगा कि द ग्राउंड जो है वो सफिशिएंटली रफ है। इसका मतलब क्या है, इतना रफ है कि कोई स्लिपिंग नहीं हो, फ्रिक्शन तो होगा ही, रफ है तो फ्रिक्शन है। व्हाट यू मीन बाय द वर्ड सफिशिएंटली रफ?
इतना रफ है कोई स्लिपिंग नहीं हो। You agree with this? और ये जो मैंने पिक्चर बनाया है, देखो ध्यान से देखो, P is the point of contact और चक्कर जब गोल घूमेगा P पॉइंट ऊपर उठेगा, एक बार टॉप पे पहुंचेगा, फिर जहां से उसने चालू किया था उसी लोकेशन पे नहीं, उसी स्टेट में फिर से आके पहुंच गया। ये लोएस्ट पॉइंट में था, फिर से लोएस्ट पॉइंट में आ गया। Is that clear? So can we all agree on this fact that under this situation I can say that the wheel has completed one full rotation in the process? Yes. Because P lowest point में था, फिर से पूरा मूवमेंट के बाद P अगर फिर से उसी लोएस्ट पॉइंट में आ जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ इस पिक्चर में इस चक्के ने एक फुल रोटेशन कंप्लीट किया है। Yes, Right? sir. So what is the angular velocity in this case? Q pi by capital T, where capital T is the time taken to complete the full rotation. Is that clear? Fine. मैंने इसका वेलोसिटी ट्रांसलेशन ओमेगा नॉट लिखा है। इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितना है देखो, एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा नॉट, है ना, ओमेगा नॉट का वैल्यू लिख रहे। अब एग्जांपल सुनना, ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूं ट्राई ऑन दिस। जस्ट इमेजिन कि इस चक्के का जो पेरिफेरी है, जो सर्कमफेरेंस है, उसको हमने किसी एक ब्राइट कलर से पेंट कर दिया उसके पेरिफेरी। वेट पेंट का मतलब है जब वो चलेगा तो जमीन पे एक प्रिंट बन जाएगा, एक सीधा लाइन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे इमेजिन करो सिद्धार्थ। इज दैट क्लियर? जो चक्के का जो पेरिफेरी है उसको हमने क्या किया, कलर कर दिया, और भीगा पेंट है, मतलब जब वो चलेगा चक्का तो जमीन पे स्पॉट्स बनेगा, लाइन बनेगा इस टाइप, राइट? ऐसा समझना, ठीक है ना? एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस से अभी जो P पॉइंट है वो जमीन के साथ कांटेक्ट में है। अच्छा चलो, लेट अस से मैंने अपने फिंगर पे एक पेंट लगाया और सरफेस में से जस्ट ऐसे टच किया, सरफेस के ऊपर इसको मैंने घिसा नहीं, जस्ट टच की। अगर उठा दूंगा तो यहाँ पर एक डॉट ही मिलेगा, राइट? लेकिन अगर हाथ को पकड़ के इस टिप को अगर मैं सरफेस के ऊपर स्लिप करवा दूं आगे की तरफ, तो मेरे हाथ का जो ये कांटेक्ट, जो कि एक सिंगल पॉइंट है, और मेरे सरफेस पे जो डॉट बनेगा वो लाइन बनेगा। तुमको समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर फिर से ध्यान सुनो, क्योंकि मैं ये चीज फिर से यूज करूंगा। अगर कोई स्लिपिंग नहीं होगा तो जस्ट इमेजिन कि मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पे मैंने इंक लगाया है, तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग तुमको जमीन पे भी एक ही पॉइंट मिलेगा। अगर कोई स्लिपिंग नहीं होगा, अगर मेरे फिंगर के सरफेस और मेरे हाथ के सरफेस के अलाउंग कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो अगर मैं अपने फिंगर के सरफेस को टच करूं तो मेरा फिंगर का पॉइंट जमीन के एक पॉइंट के साथ क्या करेगा, कॉरेस्पॉन्ड करेगा, एक ही डॉट बनाएगा। और यही फिंगर अगर आगे खिंच जाता तो क्या होगा, मेरा एक फिंगर पे एक पॉइंट विल कॉरेस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ माई हैंड। समझ आया मैं क्या समझाना चाहता हूँ? एग्जैक्टली। अगर ये समझ में आ गया तब एज बिकॉज मैंने कहा कि ग्राउंड इज सफिशिएंटली रफ, जस्ट लाइक दिस करनी चाहिए। जब P पॉइंट जमीन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो P पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पेंटेड डॉट मिलेगा, मुझे एक पेंटेड डॉट मिलेगा, लाइन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। जब ये आगे बढ़ेगा, जब ये वाला पॉइंट जमीन के साथ आएगा तो यहाँ पर भी इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग बिल्कुल सिर्फ एक ही डॉट मिलेगा। फिर नेक्स्ट वाला ये पॉइंट जब जमीन में आएगा, यहाँ पर एक डॉट मिलेगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स जो हमारे पास जो चक्का है, चक्का का जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। जस्ट थिंक दिस वे कि हर एक पॉइंट जमीन पे एक पेंटेड डॉट छोड़ के जाएगा, एक पेंटेड डॉट छोड़ के जाएगा, लाइन नहीं खींचेगा। क्यों लाइन नहीं खींचेगा? बिकॉज कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. मैं इफ यू एग्री विद दिस, कैन यू टेल मी, ये चक्का अगर एक फुल रोटेशन करता है तो जमीन पे एक लाइन बनेगी, पेंटेड लाइन, उसका लेंथ कितना होगा? That is 2 pi r. We all agree with this, right? So अगर ये sufficiently rough surface है तो इतना पोर्शन ऑफ जमीन पेंटेड हो जाएगा, राइट? लाइन बन जाएगा और उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2 pi. बढ़िया। So can you tell me इस फुल रोटेशन में सेंटर ऑफ मास ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बिकॉज सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। You agree with this? यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास इज ओनली मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। कैन यू टेल मी द डिस्टेंस कवर्ड बाय COM? आवाज नहीं आ रहा? Is that clear?
What is the velocity of center of mass? जिसको हमने v naught लिख के रखे हैं, distance by time taken. Do you agree with this? Okay. So in this case, can I say distance is 2 by r divided by time taken, that is capital T. ये कौन सा टाइम है जितने टाइम में इस चक्के ने फुल रोटेशन भी कंप्लीट किया था? अरे यार, जितने टाइम में उसने 2 पाई डिस्टेंस कवर किया उतने ही टाइम इस चक्के ने अपना एक फुल रोटेशन भी कंप्लीट किया है। तो ये टी और ये टी क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर 2 पाई बाय कैपिटल टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। सो वी नॉट कन्वर्टेड एज व्हाट, r into omega naught. So this is the end result. V naught is equal to r omega naught. मतलब ये कौन सा कंडीशन है? This is what नो स्लिप। अगर ये चक्का जो है वो जमीन के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा तो v naught और r omega naught का कनेक्शन क्या होगा, वेरी v naught is equal to what, r omega naught. So this is the condition of no slip. Is that clear? In fact इस चीज को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि देखो सर, इसका आगे की तरफ v naught वेलोसिटी है और आपने बोला इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना, ओमेगा नॉट, और आप तो कह रहे हो कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये जमीन के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, दिस पॉइंट इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अगर वो पॉइंट जमीन के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जमीन रेस्ट में उस पॉइंट को भी हमको कैसे दिखा देगा, रेस्ट नहीं दिखा देगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिलहाल इसको अपने दिमाग में रखो, अब इसको साइड करो और ये बताओ मैंने क्या सिखाया था कि अगर v naught ओमेगा नॉट होता है तो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, ट्रांसलेशन के लिए v naught आगे की तरफ, रोटेशन के लिए r ओमेगा नॉट पीछे की तरफ। सो दिस इज बेसिकली व्हाट v naught, दिस इज बेसिकली व्हाट r ओमेगा नॉट। ये जो है इस पॉइंट का वेलोसिटी। So what is the resultant velocity of this point? v naught minus r omega। यही है ना, लेकिन हमने क्या सीखा जस्ट नाउ, ये जो पॉइंट है वो जमीन के ऊपर स्लिप नहीं करता। जमीन अगर रेस्ट में है, इस पॉइंट में रेस्ट में होना पड़ेगा, which means इस पॉइंट का फाइनल वेलोसिटी has to be equal to 0, which means v naught is equal to what, r omega। वही हमको मिला। You agree with this? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Sure? So this is the case of no slip condition, right? अभी मैं सेकंड केस फॉरवर्ड स्लिपिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। गाड़ी चल रहा है फुल स्पीड में, ठीक है ना, आगे गाय आ गया तो तुम क्या करोगे, ब्रेक दबाओगे। तुमको पता है ना कि चक्का जो है, जो गाड़ी का जो चक्का है वो सिर्फ अगर जमीन नहीं होगा चक्का, मतलब गाड़ी को अगर उठा दूंगा तो अगर एक्सीलरेटर दबाओगे तो सिर्फ चक्का गोल घूमता, आगे नहीं जाता। गेटिंग द पॉइंट? आगे क्यों जाता है, बिकॉज जमीन में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन चक्के में आगे फोर्स लगाते हैं, इससे ऐसे होल वो गाड़ी क्या करता है, आगे ट्रैवल करता है। बट तुम जो एक्सीलरेटर दबाते हो, जो तुम तेल जलाते हो, वो सिर्फ चक्के को गोल घुमाने के लिए यूटिलाइज होता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? ओके फाइन। नाउ टेल मी समथिंग, अगर आगे गाय आ गया, तुमने फुल फ्लेजेड ब्रेक दबाया है, सो व्हाट विल हैपन विद द चक्का? ब्रेक दबाए, ब्रेक दबाने से क्या, साइकिल का ब्रेक दबाओगे तो साइकिल का चक्के का क्या होता है, रुकता ही नहीं होता। अगर फुल ना रुके लेकिन उसका रोटेशन का स्पीड क्या हो जाता है, कम होता ही नहीं होता। तो हम जब ब्रेक मारते हैं तो उसका रोटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन उसके पास ऑलरेडी एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है v naught। कम ऑन यार, तो गाड़ी स्किड करके आगे जाता है, इंस्टेंटली रुकता तो नहीं लेकिन स्किड करके आगे जाता है। तो इन दिस सिनेरियो अगर तुम टायर में इमेजिन करोगे तो तुमको ये दिखाई देगा कि टायर कम रोटेट कर रहा है लेकिन आगे ज्यादा जा रहा है, ट्रांसलेट ज्यादा कर रहा है लेकिन रोटेट कम कर रहा है। इसका मतलब है कि गाड़ी का टायर अगर ऐसा एंड दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग, तो रास्ते को ये पॉइंट आगे जाते हुए दिखेगा, राइट। और इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है v naught, इस पॉइंट से इधर का वेलोसिटी कितना है, और अगर इस रास्ते को ये पॉइंट आगे जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि v naught का वैल्यू विल बी मोर देन व्हाट। सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग। जब तुमने ब्रेक मार दिया, चक्का घूमना, ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा लेकिन v naught पहले जैसा ही रहेगा, ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन। समझ में आया? तो v naught का वैल्यू ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखें तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो मोशन होगा दैट विल बी
ट्रांसलेशन रोशनी ध्यान दे। नहीं सर तो हंस रही है नहीं। तो वो जाने नहीं दूंगा मैं। नहीं सर मेरे साथ में वो गाय वाला इंसिडेंट हुआ था मेरा वैसे हुआ था हुआ था क्या? तो गाय बच्चा हुआ क्या? नहीं सर गाय के ऊपर गाड़ी में उठ गया था इतना जोर से इतना स्पीड से गया था ऐसा है क्या? हाँ ओके ठीक ठीक है चलो। ओए सुनो मुझे खत्म करा दो, जा नहीं पाओगे नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? सर जाना है ना, कॉलेज जाने नहीं जाना? ये तो पहला कंडीशन हो गया। अभी दूसरा कंडीशन है बैकवर्ड स्लिपिंग। गिव एन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग। मतलब ये जो पॉइंट है वो जमीन के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, पीछे कैसे करता है? ओए क्या हुआ, जमीन के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, पीछे की तरफ। तो अगर ये विनोद है, ये आर ओमेगा नॉट है, तो आर ओमेगा नॉट घटेगा, आर ओमेगा नॉट विनोद से क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दिस केस हम क्या लिखेंगे, आर ओमेगा नॉट इज मोर देन विनोद। इज दैट क्लियर? दिस इज द केस ऑफ व्हाट, बैकवर्ड स्लिपिंग। समझ में आया? अंडर दिस सिचुएशन कैन यू गिव मी अ रियल लाइफ सिचुएशन जहाँ पर बैकवर्ड स्लिपिंग होता है? सर जब गाड़ी पीछे रिटर्न कर रहा होता है तो जब तुम्हारा गाड़ी का चक्का सुनो टीचर जब तुम्हारा चक्का जो है वो कीचड़ में फंस जाता है तो क्या होगा, तुम एक्सीलेटर दबाते हो तो चक्का देखिए गोल बहुत घूमता है लेकिन आगे कम जाता है, नहीं जाता मतलब थोड़ा सा। तो वी नॉट का वैल्यू आर ओमेगा नॉट से क्या होता है, कम होता है। और जमीन के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट किधर जाता है, पीछे जाता है। एग्जैक्टली बात समझ में आया? अच्छा जैसे कि सिचुएशन में मैंने ये कहा था कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर। कैन यू टेल मी इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास फुल रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 2 पाई आर से ज्यादा होगा या 2 पाई आर से कम? ज्यादा होगा। In this case, the distance traveled by the center of mass is more than what? 2 pi r. Because वो आगे ज्यादा जाता है, राइट? समझ पा रहे हैं? मतलब ये जो पॉइंट है ये जमीन पे सिर्फ एक डॉट नहीं बनाएगा, मल्टीपल डॉट बनाएगा, घिसेगा मतलब। समझ में आने नहीं आती? Is that clear? To do cover more distance 2 pi r. और इस केस में क्या होगा? देखो ये पॉइंट भी यहाँ पर एक डॉट बनाएगा, दूसरा पॉइंट है और दूसरा पॉइंट भी यहीं पर ही डॉट बनाएगा, तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर डॉट बनाएगा। समझ पा रहा है क्या कह रहा हूँ? मतलब आगे कम जा रहा है ना, तो एक ही जगह पर टायर का बहुत सारा पॉइंट एक ही जगह पर डॉट बनाया जाए तो आगे कम जा रहा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है मैंने क्या कहा? In this case, the distance traveled by the center of mass in this case will be what? Less than. आयुष कुमार का कॉपी की बंद करें। The distance traveled by the center of mass will be less than 2 pi r. Is that clear? यस सर। कल तुमको ये कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड नोटेशन का और फिर दूंगा, क्योंकि ये डाउट हो सकता है कि सर ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट बॉडी आगे कैसे बढ़ेगा अगर ये पॉइंट रेस्ट में है? तो सर वो पॉइंट तो उस जगह पे रेस्ट पे है। मैं तुमको थोड़ा सा फील दे देता हूँ। सोचो ये कॉपी है, राइट? कॉपी का ये जो एज है इसके साथ कॉन्टैक्ट में, एग्जैक्टली। तो जब ये कॉपी आगे रोटेट करके आगे जा रहा है तो नीचे वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। हो द कॉपी कैन मूव फॉरवर्ड, फिर ये वाला पॉइंट कॉन्टैक्ट में आएगा, ये मूव नहीं कर रहा। देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अपनी जगह पर ही है और ये क्या कर रहा है, कॉपी आगे बढ़ रहा है। बात समझ में आया? इसी का ही रिफाइंड वर्जन है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड नोटेशन विद नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, मैं इसको अच्छे से डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यहाँ तक ही समझ सर अभी सबसे ऑटो लाइव क्लास है ना।